हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये जो चैप्टर है इसे डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1947 में। एनालिस मैरी एने फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और वो एक जर्मन जीविश लड़की थी जिसने लिखना तब शुरू किया था जब वो और उसकी फैमिली और 4 दोस्त एम्स्टर्डम में छुपकर रह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसकी फैमिली जो है वो एम्स्टर्डम में चली जाती है जब नाजीज ने अपना पावर जर्मनी में बिठा लिया, लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं जब नाजीज अपना ऑक्यूपेशन नीदरलैंड तक एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे जैसे जीविस लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया तो एनी फ्रैंक की जो फैमिली है इन जुलाई 1942 वो लोग उसके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में एक हिडन रूम में छुपकर रहने लगे। 2 सालों तक छिपने के बाद किसी ने उनका पता बता दिया और वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है जहां पर एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है टाइफस की वजह से। यहाँ तक कि कुछ दिनों में उसकी सिस्टर मार्गरेट भी मर जाती है। उसके फादर ऑटो फ्रैंक ही सिर्फ जिंदा बच पाए थे और वो एम्स्टर्डम लौट कर आते हैं जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो उन्हें एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है। तो वो इसे एक यूनिक रिकॉर्ड समझकर इसे पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम रहता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये जो डायरी है ये एने फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर मिला था और इसमें उसके लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 12 जून 1942 से और इसका जो फाइनल एंट्री है वो 1 अगस्त 1944 का है। तो ये डायरी जो है वो डच में लिखा गया था और इसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इनफैक्ट ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बुक बन गया। तो इस डायरी के ऊपर बहुत सारे फिल्म्स भी बने हैं। तो इस डायरी में एने फ्रैंक ने लिखा है कि जब वो लोग नाजीज से छिपकर रह रहे थे तो उनका जो डेली लाइफ है वो कैसे जाता था, वो लोग अपना डेली लाइफ कैसे बिना साउंड किए स्पेंड किया करते थे, उन सभी के बारे में एने फ्रैंक ने अपने डायरी में लिखा है। तो इस फ़ोटो में जो एनी फ्रैंक है वो लिखती है कि ये वही फ़ोटो है जैसा मैं हमेशा खुद को देखना चाहती हूँ और अगर ऐसा रहता है तो मे भी मुझे हॉलीवुड में आने का एक चांस भी मिल जाएगा। तो इसमें एनी फ्रैंक जो है वो अपने थॉट्स को इस डायरी में एक्सप्रेस करती है और ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था। तो वो अपने डायरी का नाम किटी रखती है जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त मानती है। तो वो इस डायरी में अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करती है जिसे उसने किसी को नहीं बताया था। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कुछ ऐसे शुरू होता है, जो ऑथर है यानी कि एनी फ्रैंक वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल फील कर रही थी जब वो अपने डायरी में अपने फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखने वाली थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी। इसके अलावा वो सोचती है कि फ्यूचर में एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के डायरी को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इनफैक्ट बाद में इवन वो भी अपने डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेकिन फिर वो अपने सारे थॉट्स को साइड में रखती है और वो डिसाइड करती है कि वो लिखेगी, क्योंकि वो लिखना चाहती थी। वो लिखना इसलिए चाहती थी क्योंकि उसके माइंड में ऐसे बहुत सारे थॉट्स थे जिनको वो लिखकर अपने माइंड से हटाना चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी के थॉट्स को लिखने से वो एक थेरेपी की तरह एक्ट करता है। तो फाइनली जो एनी फ्रैंक है वो लिखने का फैसला ले लेती है। फिर जो एनी फ्रैंक है वो फील करती है कि लोगों से ज़्यादा पेपर में ज़्यादा कैपेसिटी होती है थॉट्स को एब्जॉर्व करने का। जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें लो पेशेंस लेवल होता है, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है वो उसके थॉट्स को एब्जॉर्व करने के लिए मना नहीं करेगा। तो ये रियलाइजेशन उसे उस दिन आया जिस दिन वो बहुत ज़्यादा ही सैड और कंफ्यूज्ड थी रोज़ के मुकाबले, और वो उस दिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो बाहर जाए या घर पर ही रहे। तो फिर वो फाइनली घर पर ही रह जाती है और वो उदास सी होकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है
तो वो सोचती है कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और वो डिसाइड करती है कि उसके माइंड में जो कुछ भी है वो उस पेपर में लिख देगी और वो उसे किसी को पढ़ने नहीं देगी जब तक कि उसे कोई एक सच्चा फ्रेंड, एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। रियल फ्रेंड कहने से उसका मतलब है कि एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सके। फिर जो ऑथर है वो उस पॉइंट पर आती है और हमें बताती है कि वो लिखना क्यों चाहती थी। वो लिखना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लोनली थी, वो बहुत ज़्यादा ही अकेली थी और उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो बातें कर सके। फिर वो हमें एक्सप्लेन करती है कि उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत क्यों है। वो सोचती है कि जब वो किसी से कहेगी कि एक 13 साल की लड़की अपने लाइफ में अकेली है तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा और प्रैक्टिकली देखा भी जाए तो वो अकेली नहीं है क्योंकि उसके पास एक लविंग फैमिली है। 30 पीपल ऐसे हैं जिन्हें वो अपना फ्रेंड्स कह सकती है। उसके पास लविंग आंट्स है और एक अच्छा प्लेस है रहने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि एक हैप्पी फैमिली है उसकी। बट एक चीज़ है जिसकी उसके लाइफ में कमी है और वो है एक सच्चे फ्रेंड की जिसके साथ वो अपना सब कुछ शेयर कर सके। एनी फ्रैंक के जो दोस्त है वो उनके साथ एक गुड टाइम स्पेंड करती है और वो उनके साथ ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो शेयर करती है, लेकिन उसका जो लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो सीक्रेट्स है, वो उनके साथ वो शेयर नहीं कर पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उनसे क्लोज नहीं हो पाती। मे बी हो सकता है कि ये उसका ही फॉल्ट है कि वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती है और वो उन्हें अपना क्लोज फ्रेंड नहीं बना पाती है। वो सोचती है कि ये जो करंट सिचुएशन है इसे तो चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने सारे फीलिंग्स को एक डायरी में लिखेगी। इसलिए उसने डायरी लिखने का सोचा है। यूजुअली जब कोई डायरी लिखता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में फॉर्मल मैनर में लिखता है, जो कि एनी फ्रैंक को करना पसंद नहीं था क्योंकि वो डायरी को अपना एक फ्रेंड बनाकर रखना चाहती थी और उसने डिसाइड किया कि वो अपने डायरी का नाम किटी रखेगी। तो वो सोचती है कि अगर कोई फ्यूचर में उसकी डायरी को पढ़ेगा तो अगर वो अपने लाइफ के स्केच को नहीं प्रोवाइड करेगी और वो सीधे स्टोरी से शुरू हो जाएगी तो ये बहुत ही इनइफेक्टिव लगेगा और ये बहुत ही बेकार लगेगा। तो ना चाहते हुए भी वो अपने डायरी को शुरू करती है अपने लाइफ का एक ब्रीफ सा डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए। तो वो कहती है कि उसके जो फादर है वो दुनिया के मोस्ट लवेबल फादर है। वो कहती है कि उसकी फादर ने उसकी मदर से तब शादी करी थी जब वो 36 इयर्स के थे और उसकी मदर 25 इयर्स की थी। वो और उसकी बहन मार्गरेट दोनों का ही जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जैसे ही एनी फ्रैंक 4 साल की हुई उसके फादर जो है वो हॉलैंड में चले गए। फिर उसकी मदर जो है वो सितंबर में हॉलैंड में गई और वो दोनों बहनें अपनी ग्रैंड मदर के साथ तब एकेन में थे। फिर दिसंबर में मार्गरेट जो है वो हॉलैंड चली जाती है और जब फरवरी में उसका बर्थडे था, मार्गरेट का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में एनी फ्रैंक को हॉलैंड लाया जाता है। तो हॉलैंड में एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया और ये उसका पहला स्कूल था। यहाँ पर उसने फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया था। तो जब वो 6th फॉर्म में थी तो मिसेस क्यूपरस उसकी हेड मिस्ट्रेस थी और फेयरवेल के दिन उन दोनों के आंखों में आंसू थे, यानी कि वो दोनों ही रो रहे थे। इन 1941 एनी फ्रैंक की जो ग्रैंडमा थी वो बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था और इसीलिए एनी फ्रैंक का जो बर्थडे है वो कम सेलिब्रेशन के साथ ही पास हो गया। अनफॉर्चुनेटली जनवरी 1942 में उसकी जो ग्रैंडमा है वो चल बसी और एनी फ्रैंक जो है वो अपनी ग्रैंडमा को सबसे ज़्यादा मिस करती है। तो इस साल का जो बर्थडे है वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ और पिछले साल जो बहुत ही कम सेलिब्रेशन हुआ था उसमें जो बाकी रह गई थी उस कमी को पूरी करने के लिए इस साल का जो बर्थडे है वो बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ था एनी फ्रैंक का। तो बाकी सारी मोमबत्तियों के साथ ग्रैंडमा की कैंडल भी जलाई गई थी। फिर वो मेंशन करती है कि वो चारों अच्छे हैं और फिर वो प्रेजेंट डेट पर लेकर आती है 20 जून 1942 जब वो अपना डायरी लिख रही थी।
तो यहाँ से एनी फ्रैंक की डायरी जो है वो शुरू होती है। तो ये जो डायरी है ये 20 जून 1942 का है। तो एनी फ्रैंक जो है वो अपना डायरी लिखना शुरू करती है। तो सबसे पहले वो लिखती है डियरेस्ट किटी। फिर वो मेंशन करती है कि कैसे उसकी पूरी क्लास जो है वो नर्वस है क्योंकि आज उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है और ये एक टीचर्स की मीटिंग से डिसाइड होगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए और कौन स्टूडेंट जो है वो उनको पीछे ही रख लिया जाएगा, सेम क्लास में ही रोक लिया जाएगा। तो हाफ ऑफ द क्लास जो है वो बेट लगा रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बेट लगा रहे थे और एनी फ्रैंक और उसकी फ्रेंड जीएन वो दोनों दो सिली बॉयज़ के ऊपर हंस रही थी। सीएन और जैक्वस दो बॉयज़ थे जिन्होंने अपनी सारी हॉलीडेज़ की सेविंग्स जो है वो बेट में लगा दी थी और वो दोनों एक दूसरे से कहे जा रहे थे। एक कह रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू पास, मैं पास नहीं होने वाला हूँ। तो दूसरा उसे कंसोल करते हुए कहता है कि हाँ तुम पास हो जाओगे। तो ये इनका सुबह से चल रहा था इन दोनों का। एनी फ्रैंक की जो फ्रेंड थी जीएन वो उन दोनों को पोलाइटली रोकने की कोशिश करती है जबकि एनी फ्रैंक जो है वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाती है उन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अब एनी फ्रैंक जो है वो कहती है कि अगर मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से अ क्वार्टर ऑफ क्लास को पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्डली रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास में या फिर वो हार्डली किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। तो वो उनको डमीज़ कहकर रेफ़र करती है और वो कहती है कि अ क्वार्टर ऑफ क्लास को पास नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि टीचर्स के जो डिसीजंस है उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि जो टीचर्स है वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है अर्थ पर, यानी उनके डिसीजंस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब एनी फ्रैंक जो है वो कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को लेकर वरीड नहीं है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वो लोग पास हो जाएंगे, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है जिसको लेकर वो लोग श्योर नहीं है और वो है मैथमेटिक्स। एनीवे फिर वो कहती है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट करने का और तब तक के लिए वो एक दूसरे को होप दिलाते रहेंगे, आशा दिलाते रहेंगे। फिर वो कहती है कि उसके जो सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनके साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा है सिवाय मैथ्स प्रोफेसर के। उसके जो मैथ्स टीचर है वो उसके टॉकेटिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही इरिटेट रहते हैं और उनके बहुत सारे वार्निंग्स के बाद भी एनी जो है वो उनके क्लास में बात करना नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं पनिशमेंट के तौर पर। तो उसका जो फर्स्ट होमवर्क था वो था एक एसे और उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स, जिसके बारे में वो सोचती है कि ये बहुत ही वियर्ड सा टॉपिक है और इसके ऊपर कोई क्या ही लिख सकता है। तो उस दिन शाम को जब वो अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लेती है तो उसे उस एसे के बारे में याद आता है। तो वो उस टॉपिक के ऊपर सोचने लगती है और वो सोचते सोचते फाउंटेन पेन का जो टिप है उसको च्यू करने लगती है। तो ये जो जेस्चर है ये हमें बताता है कि कोई जो है वो डीपली सोच रहा है। फिर वो कहती है कि अगर दूसरा कोई होता तो वो कैसे भी लिख कर वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा स्पेस छोड़कर जैसे तैसे एसे को कंप्लीट कर लेता, लेकिन यहाँ पर एनी फ्रैंक जो है वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो प्रूव करना चाहती थी द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी टॉकिंग की जो नेसेसिटी है वो उसको प्रूव करना चाहती थी अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो वो सोचती है और सोचती है, फिर उसे एक आइडिया आता है। तो वो 3 पेजेस का एसे लिखती है और मिस्टर केसिंग को दिखा देती है। मिस्टर केसिंग जो है वो एसे को पढ़कर सेटिस्फाइड थे। तो उस एसे में उसने लिखा होता है कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, एक कैरेक्टर होता है और वो इसे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये जो बात करने का उसका जो हैबिट है ये उसे क्योर नहीं कर सकती क्योंकि ये हैबिट उसे अपनी मदर से मिला है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया है।
तो मिस्टर केसिंग जो है वो उसके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा ही हंसते हैं और वो उसे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में वो बहुत ज़्यादा ही बात कर रही थी तो वो उसे एक और असाइनमेंट लिखने को दे देते हैं पनिशमेंट के तौर पर। और इस बार जो टॉपिक था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है एक बैड हैबिट जिसे बहुत ही मुश्किल होता है चेंज करना। तो उन्होंने उसे इस टॉपिक पर लिखने के लिए इसलिए दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे उसके नॉन स्टॉप बातों को सुनकर जो वो उनके लेसन्स के दौरान करा करती थी। तो एनी फ्रैंक जब इस असाइनमेंट को सबमिट कर देती है तो मिस्टर केसिंग जो है वो 2 लेसन्स तक उसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब तीसरे लेसन में वो अपना पेशेंस जो है वो खो देते हैं तो वो एनी फ्रैंक को एक और पनिशमेंट देते हैं, एक तीसरा ऐसे लिखने के लिए देते हैं जिसका टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो जब तीसरी बार प्रोफेसर जो है वो एनी फ्रैंक को स्कोल्ड करते हैं और वो उसे पनिश करते हैं तो पूरी क्लास जो है वो हंसने लगती है। तो अब एनी फ्रैंक जो है वो उसको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि सेम टॉपिक पर उसने 2 बार पहले लिख चुका था, तो अब उसके माइंड में कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। तो उसकी एक फ्रेंड थी साने जो कि पोइट्री में बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, तो उसने ऑफ़र करा कि वो उसे एज अ पोएम के रूप में उस टॉपिक के ऊपर लिखने में मदद करेगी। तो ये जो पूरा असाइनमेंट एनी फ्रैंक को दिया गया था वो इसलिए दिया गया था ताकि वो शेम फील करे खुद के ऊपर, लेकिन एनी फ्रैंक ने मेक श्योर किया कि वो इसका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रिप्लाई देगी, एक बहुत ही अच्छा खासा रिप्लाई देगी प्रोफेसर को। तो फाइनली एनी फ्रैंक का जो पोएम है वो बनकर तैयार हो जाता है और वो पोएम बहुत ज़्यादा ही सुंदर बना था। तो वो पोएम एक मदर डक के बारे में था, एक फादर स्वान के बारे में जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे और वो 3 बेबी डकलिंग्स को फादर स्वान ने मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्वैक करते थे। तो लकीली मिस्टर केसिंग जो है वो इस जोक को सही तरीके से लेते हैं, वो पूरी क्लास को ये पोएम पढ़कर सुनाते हैं, अपने खुद के कमेंट्स इस पोएम में ऐड करके सुनाते हैं और यहाँ तक कि वो बहुत सारे दूसरे क्लासेस को भी ये पोएम पढ़कर सुनाते हैं। तो तब से मिस्टर केसिंग ने एनी फ्रैंक को अपने क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया है और अब उसे वो एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते हैं। इसके ऑपोजिट मिस्टर केसिंग जो है वो आजकल क्लासेस में जोक्स क्रैक करते हैं, यानी कि वो क्लास के सामने जोक्स सुनाते हैं। तो ऐसे जो डायरी है वो ख़त्म हो जाती है और लास्ट में लिखा रहता है योर्स एनी।